हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th विषय जीव विज्ञान के चैप्टर सेकंड लैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने बही प्रजनन पिछले वीडियो में पढ़ा था और बही प्रजनन की युक्तियाँ और कृत्रिम संकरण पढ़ा था। आज हम ले रहे हैं निषेचन पश्च घटनाएं लेंगे, संरचनाएं और घटनाएं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाओं में पहला है भ्रूणपोष, जिसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, भ्रूणपोष में बता चुकी हूँ। त्रियक संलयन, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादपों में ही भ्रूणपोष बनते हैं और त्रिक संलयन के फलस्वरूप बनता है। और भ्रूणपोष के आधार पे जो बीज होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। आपको ये भी मैंने पढ़ा रखा है। ओके, और ये हमने पढ़ रखा है अपने आगे पहले मैं इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। भ्रूणपोष के आधार पे 3 प्रकार के केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल। ओके, तो ये हम भ्रूणपोष के बारे में पढ़ चुके हैं। निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाओं में पहला है भ्रूणपोष, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और अपना वीडियो बना चुके हैं और आप जानते हैं भ्रूणपोष क्या होता है। ओके, और भ्रूणपोष जो भ्रूण विकसित होता है तो भ्रूण के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भ्रूणपोष का, विकसित भ्रूण के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भ्रूणपोष का होता है। यह उसको खाद्य सामग्री जो होता है वो संरक्षित रखता है भ्रूणपोष, भ्रूण के लिए, भ्रूण के विकास के लिए। ओके, दूसरा है भ्रूण, और तीसरा इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बीज और फल का परिवर्धन। तो बीज व फल का परिवर्धन, बीज व फल का परिवर्तन। हम भ्रूणपोष पढ़ चुके हैं, आज हम लेंगे भ्रूण का बनना। ओके, आज हम भ्रूण का बनना लेंगे, भ्रूण का परिवर्धन। तो आज हमारा टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन दूसरा। ओके, भ्रूण का परिवर्धन। देखिए, हमें पता है कि जो भ्रूण है, भ्रूण पहला नर युग्मक जब मादा युग्मक के अंड से संलयन करता है तो युग्मनज बनाता है। ओके, तो हमें पता है नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, ओके, जब संलयित होती है तो बनाते हैं युग्मनज, जो कि एक कोशिकीय होती है। ओके, इस युग्मनज की एक कोशिकीय युग्मनज में विभाजन होता है और यह 1 से 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका? 1 से 2 कोशिका। ओके, 2 कोशिका में इन दोनों कोशिका अलग अलग होती हैं। पहला शीर्षस्थ कोशिका होती है, दूसरी आधार्य कोशिका। मैं लिख देती हूँ, शीर्षस्थ कोशिका व आधार्य कोशिका। ओके, देखिए, अब इन दोनों का ही यही पूरे के पूरे भ्रूण का निर्माण करेंगे। यह किस प्रकार भ्रूण बनाते हैं इसी के बारे में पढ़ना है। ये 2 कोशिकाएं जो हैं इन्हीं में विभाजन होगा। तो पहला मैं इधर ले रही हूँ शीर्षस्थ कोशिका और इधर आधार्य कोशिका। ओके, देखिए, शीर्षस्थ कोशिका और आधार्य कोशिका में विभाजन होगा। तो शीर्षस्थ कोशिका का पहले विभाजन करते हैं। यह है शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। 2 कोशिकाओं से यह 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। 2 आगे और 2 इसके पीछे होंगे। ओके, तो शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वो निभाग की तरफ होती है और आधार्य कोशिका बीजांड की तरफ। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। ओके, और जबकि इसमें अनुप्रास्थ, आधार्य में क्या होगा? अनुप्रास्थ विभाजन होगा। और अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप यह एक 8 से 10 सेलों की एक संरचना बनाएगी, जिसे निलंबक कहते हैं। 8 से 10 सेलों का एक संरचना बनाएगी, जिसे निलंबक कहते हैं। निलंबक का अंतिम कोशिका फूल जाती है
8 से 10 कोशिकाओं की संरचना अंतिम कोशिका फूल करके चूसकांग बनाती है। अंतिम कोशिका फूल करके क्या बनाएगी? चूसकांग। तो ये बनती है निलंबक। तो इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन और इसमें अनुप्रास्थ विभाजन। ओके, अनुदैर्ध्य विभाजन से शीर्षस्थ कोशिकाओं में बाद में लंबवत विभाजन होता है और लंबवत विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और जिसे कहते हैं चतुष्टांग। लिख देती हूँ, चतुष्टांग। चतुष्टांशक इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। ओके, 4 कोशिका, 2 आगे की तरफ होती है और 2 इनके पीछे की तरफ। 4 कोशिकाओं से यह 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ओके, पुनः इन्हीं में विभाजन होता है, लेकिन अनुप्रास्थ विभाजन होता है। कैसा? अनुप्रास्थ विभाजन होता है। अनुप्रास्थ विभाजन से ये अष्टांग बनाती हैं। कैसे? अष्टांशक यानी ऑक्टेंट। 8 से कोशिकाओं का, तो 8 कोशिकाएं बना देते हैं। इनमें 8 कोशिकाएं होती हैं। अनुदैर्ध्य और लंबवत दोनों विभाजन होता है, 4 आगे और 4 पीछे। अब देखिए, ये 8 कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है और ये 8 कोशिकाएं 8 और 8 कोशिकाओं की 8 कोशिकाओं की 2 परत बना लेती हैं, जिनको कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा जन, डर्मेटोजोन। ओके, और इससे एक 8 कोशिकाओं का आंतरिक विभाजन होता है, 8 कोशिकाओं का अंदर की लेयर बनती है और एक 8 का आंतरिक और बाह्य 2 त्वचा बनाते हैं। ओके, 2 तरीके की त्वचा बनाते हैं। हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे इसको। तो आंतरिक कोशिकाओं में डर्मेटोजोन में अपनत विभाजन होता है, ये और कह दूँ, अपनत विभाजन। एंटी क्लिनिकल अपनत विभाजन। देखिए, अनुदैर्ध्य, लंबवत और अनुदैर्ध्य 2 तरीके का विभाजन हुआ। यहाँ देखिए, लंबवत, अनुदैर्ध्य, फिर विभाजन, अष्टांग का निर्माण हो गया। अष्टांग के निर्माण के बाद आपके पास 8-8 के अपनत विभाजन से 8-8 कोशिकाओं की क्या बन गई? विभाजन होकर बाह्य त्वचाजन बन गई की परत। ओके, तो डर्मेटोजोन अपने अपनत विभाजन द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचाजन बनाती है या एपिडर्मिस बनाती है। ओके, डर्मेटोजोन भी कह सकते हैं, एपिडर्मिस। आंतरिक कोशिका से जो बनता है, आंतरिक कोशिका मैं लिख देती हूँ यहाँ, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक कोशिका और बाह्य कोशिका। ओके, 2 बनाते हैं। ओके, यही आगे चल के विभाजित होगा और इस तरीके से आंतरिक और बाह्य कोशिका, ये बाह्य आंतरिक कोशिका हो जाएंगी और ये बाह्य कोशिका इस तरीके से विभाजन होंगी। ओके, इस तरीके से विभाजित होगी। तो आंतरिक कोशिका और बाह्य कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो आंतरिक कोशिकाओं से बीज पत्रधर बनता है, इससे बनता है बीज पत्रधर। ओके, ओके, बीज पत्रधर के जो भरण विभिजोतक और प्राक एधा दोनों बनते हैं इससे। ओके, तो आंतरिक कोशिकाओं से बीज पत्रधार जिससे बीज पत्र के भरण विभिजोतक और प्राक एधा बनते हैं, यानी बीज पत्र का निर्माण होता है आगे चल करके इसी से। ओके, इसका मैंने बता ही दिया कि आधारीय कोशिका में 8 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी निलंबक बनती है और इसमें विभाजन कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ओके, और निलंबा का सबसे अंतिम सिरा फूल करके क्या बनाता है? चूसकांग का निर्माण करता है, जो भ्रूण पोष से भोजन को अवशोषित करने का या पोषक को अवशोषित करने का काम करती है। निलंबक के भ्रूणीय सिरे की तरफ एक
अधस्फीत कोशिका होती है इसके ऊपर की तरफ। ओके, यही डायग्राम और बनाऊंगी मैं अभी सही से। आगे की तरफ एक अधस्फीत कोशिका होती है जो आगे चल करके मूलांकुर का निर्माण करती है, मूल शीर्ष बनाती है। ओके, तो डायग्राम से देखते हैं। ओके, देखिए इस डायग्राम के अंदर यह भ्रूणपोष का निर्माण करेगी, थीरेन कोशिकाएं। और ये जब अंड जो होगी युग्मनज, है ना, युग्मनज, ये युग्मनज बनेगा। युग्मनज में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का विभाजन हो गया। एक कोशिका ऊपर शीर्षस्थ कोशिका जो कि किसकी तरफ होगी, शीर्षस्थ कोशिका हमेशा याद रखिएगा निभाग की तरफ होगी, जबकि आधारीय कोशिका किसकी तरफ होगी, यह बीजांड द्वार की तरफ स्थित होगी। ये शीर्षस्थ कोशिका यहाँ थोड़ा उल्टा बना दिया है इसको, ये आधारीय कोशिका को ऊपर ले लिया है और इसको नीचे ले लिया है। ठीक है, तो इसमें वो मत कीजिएगा, ये इसने शीर्षस्थ कोशिका को नीचे ले लिया है। ठीक है, निभाग की तरफ है ना, इसलिए इसको नीचे ले लिया है, और जो बीजांड द्वार की तरफ है उसको ऊपर ले लिया है। इसको थोड़ा घुमा के आप देखिएगा। ओके, तो देखिए ये है, ये जो शीर्षस्थ कोशिका ये है, शीर्षस्थ कोशिका में लगातार विभाजन होता है, और लगातार विभाजन होने के बाद यह त्वचाजन बनाती है, एपिडर्मिस जिसे कहेंगे, ये बाह्य और ये आंतरिक। ओके, और इसी से हाइपोफिसिस का निर्माण होता है, मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण होता है। और यह जो मूलांकुर होता है वो इस निलंबक के पास होता है। आधारीय कोशिका ये निलंबक बनाती है, निलंबक का अंतिम कोशिका फूल करके चूसकांक का निर्माण करता है। ये रहा निलंबक। ठीक है, ये आधारीय कोशिका बनाती हैं नीचे वाली, और यह फूल करके इस तरीके से। पहले यह शीर्षस्थ कोशिका जो होती हैं जब विभाजित होती हैं तो निरंतर विभाजन के बाद भ्रूण पहले गोलाकार होता है और बाद में हृदयाकार बन जाता है। और हृदयाकार के ये दो भाग होते हैं जो क्या बनाते हैं, बीजपत्र, प्रांकुर। ओके, और ये जो बीज पत्र बनाते हैं, और बीज पत्र का जो नूड होता है बीज पत्र के पास ही यहाँ पर प्रांकुर होता है, और निलंबक की तरफ जो होता है वो मूलांकुर होता है। निलंबक की तरफ मूलांकुर होता है, अधस्फीत कोशिकाएं होती हैं इसी के तरफ स्थित जो मूलांकुर बनाती हैं। ओके, तो बाद में ये हृदयाकार हो जाती है और दो पाली बना देती है। तो दो पाली का मतलब दो बीजपत्र बना देती है, दो बीजपत्र डिवाइड, तो डाइकोटिलीडोन में ही होंगे ये। ओके, मोनोकोटिलीडोन में दो बीजपत्र तो बनते नहीं हैं, एक बीजपत्र ही होता है। इन पालियों के मध्य एक खांच दिख रही है जिसमें प्रांकुर होता है, और अगर नीचे जाएं यही प्रांकुर आगे विकसित होकर के क्या बनाता है, तना बनाता है, आगे जाके सूट इंग्लिश में तना बनाता है, और मूलांकुर आगे जाके विकसित होकर के क्या बनाता है, जड़ बनाता है। तो परिपक्व भ्रूण जो होता है उसके दो बीजपत्र होते हैं, और दोनों बीजपत्र में भ्रूणीय ये भ्रूणीय अक्ष होता है, और भ्रूणीय अक्ष बाद में विभेदित होता है। भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रधर के स्तर के ऊपर का भाग, ये जो ऊपर का भाग होता है इसको एपिकोटिलीडोन कहते हैं, और नीचे का भाग इसको हाइपोकोटिलीडोन कहते हैं, यानी बीज पत्रोपरिक और नीचे का बीज पत्राधार। ओके, पत्रोपरिक तो प्रांकुर बनाता है, इस पे प्रांकुर स्थित होता है, प्रांकुर आगे चल के प्ररोह बनाता है यानी कि तना बनाता है, जबकि नीचे का जो होता है हाइपोकोटिलीडोन, है ना, हाइपोकोटिलीडोन यानी कि बीज पत्राधार, ये जो होता है ये मूलांकुर बनाता है, और इसी में नीचे मूलगोप स्थित होता है, वो नवोद्भिद पादप के लिए बाद में बताएंगे। और बीज पत्र में भोजन संचित होता है जो अंकुरन के समय नए पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन देता है कि जड़ और तना का विकास हो सके। ओके, तो यह पूरी भ्रूण की संरचना है, किस प्रकार से एक युग्मनज भ्रूण बनता है। तो एक युग्मनज से क्या भ्रूण का विकास इस तरीके से होता है, एक कोशिका विभाजित होकर इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण करती है। ओके, यह है द्विबीजपत्री भ्रूण का एक चित्र। द्विबीजपत्री भ्रूण में ये दो बीजपत्र हैं, और दोनों बीजपत्र में यह है एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष जिसे कहते हैं, एम्ब्रॉयनिक एक्सिस। इसमें ऊपर की तरफ ये रहा प्रांकुर और नीचे की तरफ ये रहा मूलांकुर। ओके, ये बीज पत्रधार नीचे की तरफ जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ऊपर ये हाइपोकोटाइल और ऊपर इपिकोटाइल।
ओके, तो ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से प्रांकुर बनते हैं जो आगे चल के प्रारोह का रूप लेते हैं, और नीचे है मूलांकुर और मूलगोप। मूलांकुर जो होता है वो मूलगोप से सुरक्षित होता है। ओके, तो द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीजपत्र होते हैं। ओके, अब देखते हैं एक बीजपत्री। उदाहरण दिया है इसमें घास का, घास जो कि ग्रामिनी कुल का होता है, तो घास का उदाहरण लेके बताया गया है, ये रहा। ओके, तो ये एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री में बीजपत्र आपको पता है एक ही होता है, जो आगे जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं, और ये इसके लेटरल साइड की तरफ एक तरफ क्या होता है, भूर्णीय अक्ष होता है, जबकि इसमें नहीं बताया है। ये एक साइड पे भूर्णीय अक्ष होता है। तो भूर्णीय अक्ष के निचले सिरे की ओर एक अविभेदित, ये रहा निचले सिरे की ओर, ये पूरा है ना, एक अविभेदित आवरण होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ये मूलांकुर चोल कहते हैं। ओके, मतलब कोलोराइजा, ये पूरा का पूरा मूलांकुर ढका रहता है, कोलोराइजा। और कोलोराइजा जो होता है ये अविभेदित जगह है, इसमें मूलांकुर मूलगोप दोनों स्थित है, लेकिन अविभेदित है, इसे कहते हैं कोलोराइजा और मूलांकुर चोल कहते हैं। ओके, तो जो कोलोराइजा से ढका रहता है मूलांकुर कोल और मूल गोप दोनों। ओके, इससे जबकि प्ररोह जो होता है, आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, जो प्ररोह होता है एपिकोटाइल के ऊपरी सिरा जो प्ररोह होता है, और जो लीफ की तरीके का कुछ अधपर्ण संरचना ये दिख रही है, ये अधोकरिक ये संरचना होती है। तो प्ररोह शीर्ष और अधोपर्ण दोनों की दोनों रचना एक खोखली पत्ते के समान, है ना, पर्णीय संरचना के द्वारा ढकी हुई होती है, जिसको कहते हैं कॉलपटाइल प्रांकुल चोल। ये दिख रहा है ये प्ररोह शीर्ष इसमें ढका हुआ होता है। तो जो जड़ का हिस्सा है वो कोलोराइजा से ढका होता है, जबकि जो तने का हिस्सा है वो कॉलपटाइल से ढका हुआ होता है। तो यह है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप, सॉरी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण। तो यह था एक घास के भ्रूण की अनुप्रास्थ काट, और यह एक प्रारूपीय द्विबीजपत्री भ्रूण का अनुप्रास्थ काट, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो निषेचन पश्च संरचना और घटना के अंतर्गत भ्रूणपोष जो हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हमने भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा। भ्रूण के परिवर्तन के अंतर्गत हमने किस प्रकार एक युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, और किस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप के भ्रूण का निर्माण होता है, और उनकी संरचना कैसी होती है, उनकी संरचना का अनुप्रास्थ काट हमने आज पढ़ा। ओके, तो आपको यही याद करना है, बहुत ज़रूरी है। डायग्राम एक तो याद करना है, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। ओके, दूसरा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर पूछा जाता है। एक बीजपत्री बीज व द्विबीजपत्री बीज में अंतर, तो ये मैं बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें एक बीजपत्र होता है, जबकि इसमें 2 बीजपत्र होता है। इसमें एलुरोन की परत बीज की तरफ पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री में अनुपस्थित होता है। इसमें भ्रूण जो होता है बीज के एक तरफ स्थित होता है, और इसमें भ्रूण बीज में फैला हुआ होता है ना, बीज के स्थान पे पूरा घिरा हुआ होता है। इसमें कॉलपटाइल और कोलोराइजा होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोर होते हैं, जबकि इसमें प्रांकुर और मूलांकुर चोर नहीं होते हैं। ओके, खाद्य संचय इसमें भ्रूणपोष में होता है, इसमें भ्रूणपोष और बीजपत्र दोनों के रूप में होता है। तो इसमें बीजपत्र पाए जाते हैं, इसमें एक ही बीजपत्र है, तो भ्रूणपोष के रूप में होता है, जबकि इसमें भ्रूणपोष और बीजपत्र दोनों के रूप में होता है। भ्रूणपोष में या बीजपत्र में, दोनों में से किसी एक में हो सकता है। ओके, अब एक और ख़ास चीज़, जब बीज जो है, जब अंड का निषेचन हो गया, फल में परिवर्तित होने लगा, बीज का निर्माण हो रहा है, तो फूल के बाकी भागों का क्या होगा, जैसे कि बाह्य दल, दल पुंज, ओके, इन सब का क्या होगा, पुमंग, है ना, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और स्त्री केसर, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ओके, ये भी नष्ट हो जाएगा। प्रतिमुत और जो
आपके एम्ब्रॉय सैक है, यानी कि भ्रूण कोश। जब अंड का निषेचन होगा तो भ्रूण कोश में उपस्थित प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ये सब नष्ट हो जाएंगी। ध्रुवीय को केंद्रक आपको पता है अतिरिक्त संलयन से भ्रूणपोष बना देगी, अंड कोशिका भ्रूण का निर्माण करेगी, बीजांड द्वार रहेगा, एक निशान छूट जाएगा वहाँ। ओके, बीजांड काय प्राय समाप्त हो जाती है, नहीं तो पेरी स्पर्म के रूप में रहती है। बीजांड व्रत रहता है और कभी कभी गिर भी जाता है। बाह्य और आंतरिक अध्यावरण जो होता है, बाह्य अध्यावरण जो होता है वो टेस्टा और आंतरिक अध्यावरण टेगमेंट बनाता है, और अध्यावरण जो होता है ऊपर का वो बीज कवच यानी कि सीड कोट बनाती है। तो ये बीज के बारे में है जो मैंने शुरुआत कर दी है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने भ्रूण का परिवर्धन पढ़ा, भ्रूण किस तरीके से परिवर्धित होता है, और एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज के अंदर अंतर किया हमने। ओके, तो इतना कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक बीजपत्री भ्रूण और एक द्विबीजपत्री भ्रूण के चित्र का भी अध्ययन किया, इनको लिख लीजिएगा। आपको यही वर्क आज कर लीजिए, बहुत रहेगा याद करने के लिए, और आपके ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।